दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल हमारी सहयोगी शिफाली के पास। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया रेनू। नमस्कार। दोपहर की बड़ी बहस का बड़ा सवाल, भोपाल का चुनाव सौभाग्य किसका? आप पूछेंगे कि ये सवाल आया कहां से, तो इस सवाल को जमीन दी है सांसद प्रज्ञा ठाकुर के उस बयान में, जिसमें वो कह रही हैं कि भोपाल के लोगों ने उन्हें चुना, ये उनका सौभाग्य है। जाहिर बात है कि इस बयान के बाद बवाल खड़ा होना था। कांग्रेस सवाल कर रही है और पूछ रही है कि एक जनप्रतिनिधि को इतना दंभ करना चाहिए क्या? बचाव में बीजेपी आई और साध्वी के इस बयान की संदर्भ सहित जो व्याख्या कर रही है पार्टी, उसके मुताबिक उनका बयान दिग्विजय सिंह के संदर्भ में था। लेकिन एक आम आदमी की नज़र से देखिए, आम आदमी की ज़मीन पर खड़े होकर देखिए, तो सवाल ये उठता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक जनप्रतिनिधि सौभाग्य कब और कैसे बनता है। सवाल ये है कि भोपाल के लिए साध्वी किस तरह से सौभाग्य हुई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर फिर सुर्खियों में आई हैं। जाहिर है अपने बयान को लेकर ही। उनके निवास पर हुए हिंदू संगठन के सम्मान कार्यक्रम में साध्वी भोपाल लोकसभा सीट के चुनाव पर बोल रही थीं और साध्वी ने कहा कि भोपाल पर लगी थीं पूरे भारत की निगाहें। लेकिन ये बोलते हुए साध्वी ये कह गईं कि उनका चुनाव भोपाल का सौभाग्य था। भोपाल का सौभाग्य था जब मेरा चुनाव हो रहा था। भोपाल का सौभाग्य था कि पूरे देश का केंद्र भोपाल बना हुआ था। ये तो आपने देखा ही होगा। उपचुनाव के माहौल में साध्वी के इस बयान पर सियासत लाजमी है। कांग्रेस कह रही है कि एक जनसेवक को ऐसा दंभ शोभा नहीं देता। साध्वी के बचाव में आई बीजेपी कह रही है कि उनके बयान दिग्विजय सिंह को लेकर थे। अपने विवादास्पद बयानों की वजह से भोपाल की जनता के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती रहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि द्वारा अहंकार दिखाना, दंभ दिखाना कि जनता का सौभाग्य है उन जैसा जनप्रतिनिधि होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएगी। भोपाल की जनता का मिजाज भांपकर तमाम स्वांग चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह जी ने किए, इसके बावजूद भी भोपाल की जनता ने उनको नकारा और साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को चुना ताकि उनके मनोकूल सेवा के साथ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वे खरी उतरें और उनका सेवा भाव जारी भी है। हालांकि ये पहली बार नहीं, साध्वी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। लेकिन इस बार उनका बयान उनके लोकसभा क्षेत्र और वोटर के संदर्भ में है। सवाल ये है कि किसका सौभाग्य है साध्वी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ शरद श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और साथ में जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव। शरद, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे। जब भी भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम आता है तो उनका चेहरा बाद में आता है जहन में, पहले उनके बयान आते हैं। ताज़ा बयान जो है, जो भोपाल के संदर्भ में उन्होंने दिया, हालांकि भोपाल क्षेत्र उसमें से नहीं है कि जहां उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव का माहौल है प्रदेश में। और जो वो बयान दे रही हैं कि भोपाल के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुना, ये बयान बीजेपी मुख्यालय तक किस तरह पहुँचा है? देखिए, ये बयान बीजेपी मुख्यालय में ठीक वैसे ही पहुंचा है जैसे इससे पहले कि उनके बयान प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका बल भी बांका नहीं हुआ। बहुत सारे विवाद आपको याद हो, जिस वक्त चुनाव चल ही रहे थे, उनका निर्वाचन भी नहीं हुआ था, उस दौरान के प्रचार के दौरान किस तरीके से गोडसे को लेकर, हेमंत करकरे को लेकर उन्होंने बयान दिए। वो राष्ट्रीय स्तर का विवाद एक तरीके से उनके बयानों को लेकर हो गया था, लेकिन फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ और वो जैसे सांसद थी वैसे ही अब तक बनी हुई है। यहाँ तक कि तमाम उनके अनुशासन समिति तक उनका मामला गया, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई किसी को कुछ पता नहीं है, आज तक सार्वजनिक किया भी नहीं गया। तो शायद यही वजह है कि वो जानती हैं कि वो जो बोलेंगी वो उससे उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनके जो बयान थे वो अब कहीं ना कहीं दंभ में
बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी जनप्रतिनिधि का ये कहना कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये सौभाग्य है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आमतौर पर ये होता है कि जो उम्मीदवार होता है या सांसद होता है वो ये कहता है कि वो धन्य हुआ कि यहाँ की जनता ने उनको यहाँ चुनकर भेजा या संसद तक पहुँचाया, विधानसभा तक पहुँचाया। लेकिन दरअसल पूरी राजनीति ही जब उल्टी दिशा में चल रही है तो फिर अगर ऐसे वक्त में उनके ये बयान भी सामने आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उनके निशाने पर दिग्विजय सिंह थे और उनको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें भी कहीं। फिर ये भी कहा गया कि उनके बयान दिग्विजय के संदर्भ में थे, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो गई है और जो शब्द इस्तेमाल वो करती हैं या जो बयान वो देती हैं वो निश्चित ही विवादों की वजह बन जाते हैं। और उन विवादों में अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है ये तो शायद बीजेपी खुद बता सकती है, क्योंकि जो अभी तक की बातें हैं उनमें ऐसा कुछ नज़र आया नहीं है। बिल्कुल शरद, हम रुक करना चाहेंगे राकेश शर्मा जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, भोपाल ने सुशील चंद्र वर्मा जी से लेकर और कैलाश जोशी तक, जिनको विरोधी भी कहते थे, सियासत का संत, ऐसे राजनेता देखे, लेकिन कभी किसी राजनेता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह का बयान नहीं दिया कि उस निर्वाचन क्षेत्र का सौभाग्य है कि उसने उस नेता को चुना है। साध्वी का जो बयान है, आप और बीजेपी उसकी व्याख्या किस तरह से कर रही है, किस तरह से देख रही है? देखिए शेफाली जी, जिस दिन से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी भोपाल से सांसद बनी है, उसी दिन से वो सूल की तरह कांग्रेस के नेताओं के हृदय में चुभ रही हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐसा कुछ नहीं कहा जितना बात का बवाल कांग्रेस पार्टी बना रही है। कांग्रेस पार्टी की ये तकलीफ है कि उनके राजा साहब एक साध्वी से चुनाव हार गए। वो राजा साहब जो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता कहते हैं और जिनका लगातार विवादों से नाता रहा है, ऐसे राजा साहब दिग्विजय सिंह एक साध्वी से चुनाव हारना, कांग्रेस के नेता उसको पचा नहीं पा रहे। साध्वी ने सामान्य रूप से कहा कि मुझमें और राजा साहब में एक चुनाव हुआ था। वो राजा साहब दिग्विजय सिंह जो भोपाल के निवासी नहीं थे, जो राजा साहब हमेशा मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनमें से मुझे चुना। ये सामान्य सी बात एक जनप्रतिनिधि ने कही और उसको कांग्रेस ने विवाद का विषय बना दिया। आप ये देखिए शेफाली जी कि जब अभी कोविड-19 का काल चल रहा था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एम्स में भर्ती थी, वो लगातार गंभीर रूप से बीमार थी और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उस समय कांग्रेस के नेता उन पे इनाम घोषित कर रहे थे, कांग्रेस के नेता उनको ढूंढ के लाने के पोस्टर लगा रहे थे। एक महिला का अपमान करना कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई और वो महिला जो साध्वी है, आज सामान्य रूप से उन्होंने ये कहा कि मैं एक साध्वी के रूप में भोपाल की सेवा कर रही हूँ, ना मेरा परिवार है, ना मेरा आगे है, ना मेरा पीछे है, मैं 24 घंटे भोपाल की जनता के लिए उपलब्ध रहती हूँ और उनके लिए काम करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी पिछले 2-3 दिन से जब बाढ़ आई तब कांग्रेस के नेता तो नदारद थे, सांसद अपने पूरे क्षेत्र में घूमी, लोगों से मिली, उनकी सहायता करी। तो ये कहीं ना कहीं जो बयानवीर है कांग्रेस के नेता, जो ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर राजनीति करते हैं, उनको वो एक सीधी सादी साध्वी जो जनता की सेवा कर रही है वो पचा नहीं रही है, इसलिए उनकी बातों को विवाद में तब्दील किया जा रहा है। बिल्कुल, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आप सुन रहे थे राकेश शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि असल में टारगेट दिग्विजय सिंह थे और बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह को चुनाव हरा देने के बावजूद लगातार साध्वी के टारगेट पर वो बने हुए हैं। उपचुनाव में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका है कांग्रेस में, इस लिहाज से बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही हैं वो, क्योंकि वो लगातार टारगेट पर बनाई हुई हैं दिग्विजय सिंह को। देखिए शेफाली जी, दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का तो सवाल ही नहीं उठता है। साध्वी प्रज्ञा जी जो भोपाल की सांसद हैं, वो स्वयं अपने मुख से कहती हैं कि भोपाल का सौभाग्य है कि मैं यहाँ से सांसद हूँ और आप सबका सौभाग्य है कि मेरे जैसी सांसद भोपाल की है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी या किसी का सवाल नहीं होता, ये अहंकार है। अहम कहलाता है कि आप जनता के सामने अहंकार दिखा रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी ने महात्मा गांधी
गांधी के हत्यारे गोडसे को अपना आदर्श बताया, क्या वो कांग्रेस ने बुलवाया था उनसे? उन्होंने हेमंत करकरे की हत्या के बाद उनको राक्षसी प्रवृत्ति का कहा, तो क्या राकेश शर्मा जी और भाजपा उस बयान के समर्थन कर रही है? पार्लियामेंट में जिस तरह के विवादित बयान उन्होंने दिए, रक्षा समिति से उनको बाहर निकाल के फेंका गया, तो उसको क्या कांग्रेस पार्टी ने निकाला? ये शर्मनाक बर्ताव है। भोपाल के लिए साध्वी प्रज्ञा जी एक शर्मिंदगी का विषय बन गई है। एक ऐसा सांसद जिसने कोई काम नहीं किया, 1.5 साल में सांसद की एक जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे बताइए, सांसद का कर्तव्य होता है देश के नीति निर्धारण नियम बनाने में अपना योगदान देना। देश के कौन से कानून में प्रज्ञा जी ने योगदान दिया? अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना। मुझे बताइए, भोपाल में कितने स्कूल कॉलेज साध्वी प्रज्ञा जी केंद्र सरकार से लेके आई? साध्वी प्रज्ञा जी भोपाल के लिए क्या क्या संस्थान केंद्र से लेके आई? ये सब बताइए, कांग्रेस पार्टी के मुंह में मत डालिए। और उसके बाद आप अहम दिखा रहे हैं। भोपाल में अभी 15 दिन पहले बाढ़ थी। राकेश शर्मा जी बताइए कहां कहां गई थी प्रज्ञा जी? कोरोना काल में वो बीमार थी, हम नहीं कहते कि बीमार थी तो नहीं निकल पाई, बाढ़ में भी बीमार थी, वो तो 1.5 साल से बीमार चल रही हैं। लेकिन उसके बाद अब जनता को अहंकार दिखा रहे हैं। जनता शर्मिंदा है ऐसे सांसद को चुन के। बिल्कुल, राकेश जी का रुख करेंगे। राकेश जी, ये बात तो आप मंजूर करेंगे कि अगर जनता ये बोले कि ये जनप्रतिनिधि हमारा सौभाग्य है, तब बात बनती है। इस लिहाज से अगर देखें, ये ठीक है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लंबे समय से बीमार चल रही हैं, बल्कि जब से वो सांसद बनी उसके कुछ महीनों बाद से ही उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें भी आई थी जहां वो बेहोश हो गई थी। लेकिन ऐसे में वो किसी को नियुक्त कर सकती हैं कि भोपाल के कामकाज ये व्यक्ति संभालेगा। जनता के सामने तो सवाल वो धर्म और अधर्म की लड़ाई में नहीं जाता, उसकी लड़ाई तो बिजली, सड़क, पानी और रोटी की होती है। तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा इंतजाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया है क्या? देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो कांग्रेस के विद्वान साथी को भी लेना। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने 3 सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र को उनके कार्य के हिसाब से बांटा गया है। पूरे कोविड काल में सांसद रसोई से हर गरीब व्यक्ति को अनाज और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने एक नंबर जारी किया था कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमारे लोग आपको सहायता पहुंचाएंगे। और लगातार वो आपके चैनलों से लेके सभी चैनलों पे चली जो सहायता सांसद निधि से पहुंचाई जा रही थी, सांसद के द्वारा पहुंचाई जा रही थी। अब बात की जाए कि पिछले जो बाढ़ का समय था उसमें हर लीडिंग पेपर में साध्वी के फोटो छपे हैं, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, लोगों से मिलते हुए, सभी चैनलों पर वो दिखाया गया। सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि बार बार 2 लाख से भी अधिक वोटों से चुनी हुई जिनको जनता ने चुना, उसको शर्मिंदगी का विषय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। शर्म आना चाहिए। एक साध्वी और एक महिला का अपमान करना कांग्रेस के नेताओं की आदत पड़ गई है। बार बार मैं इस चैनल पे बताना चाहता हूं कि उनने कहा कि दिग्विजय सिंह जी और मुझ में से मुझे चुनना ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं एक साध्वी हूं, एक महिला हूं जो जनता के लिए हमेशा तैयार रहती है, जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। मुझे दुखद स्थिति इसलिए कहना पड़ रहा है बार बार कि कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो भगवा का अपमान करते हैं। कांग्रेस के नेताओं की आदत है वो हिंदुत्व का अपमान करते हैं। कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो हिंदू साधु संतों का अपमान करते हैं। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी है, इनको तो भगवा कपड़ों से नफरत है। इनको तो भगवा कपड़े देखते ही इनके मुंह से अपशब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आज अगर कांग्रेस के बदली हुई तस्वीर है राकेश जी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। मैं बार-बार कहना चाहता हूं, अब हिंदुत्व की राह कांग्रेस भी पकड़ रही है बीजेपी के नक्शे कदम। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शेफाली, देखिए शेफाली जी, कुतर्क करने से मुद्दा नहीं बदल जाएगा। आज दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा बयान दिया था जिसके काउंटर में प्रज्ञा जी को यह कहना पड़ गया कि भोपाल की जनता को मैंने सौभाग्यशाली बना दिया? आप क्या नाथूराम गोडसे के समर्थन वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं? आप क्या हेमंत करकरे को राक्षसी प्रवृत्ति का कहने के लिए, जो इनने श्राप दिया था हेमंत करकरे की मौत के लिए, अपने श्राप को जिम्मेदार बताती हैं? क्या उन बयानों का समर्थन कर रहे हैं? ऐसा राष्ट्रवाद आपको मुबारक हो। देश के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले को श्राप देने जैसी बात करने वाली नेता का आप समर्थन कर रहे हैं। शर्मनाक है आपका बर्ताव। और आज भी वो आपराधिक मामलों के मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार ने क्यों क्लीन चिट नहीं दे दिया? और भगवा आतंकवाद कहते थे आरके सिंह,
जो आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, झूठ बोलने से, चिल्लाने से, एक ऐसे सांसद जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, वो सांसद जनता की चहेती नहीं बन जाएगी। मुझे बताइए कितने संस्थान दिलवाए उनने भोपाल को, बताइए 1.5 साल में क्या क्या केंद्र सरकार के लेके आई है भोपाल के लिए, उपलब्धियां गिनवाइए, कुतर्क मत करिए। अजय जी, अजय जी, जी बताइए। जी अजय शिफाली जी, जी, अगर मैं आप आपको मुझे सुन सुन पा पा रहा रहे हूँ, हैं, बताइए। बात घूम फिर कर वहीं आ रही है कि जनता के हक में क्या हुआ। माफ कीजिए, राकेश जी के पास मैं जाना चाहती थी। अजय जी, राकेश जी, बात घूम फिर कर वहीं आ रही है कि जनता के हक में क्या हुआ। साध्वी का जहन में नाम आता है तो पहले बयान आते हैं। देखिए शेफाली जी, मेरे पास पूरे 10 पेज की एक सूची बनी हुई है। मैं अजय सिंह जी को और आपको दोनों को उपलब्ध कराऊंगा वो सूची के साध्वी ने अपने कार्यकाल में पिछले क्या क्या किया। दूसरी बात एक और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से, और आप एक महिला हैं, एक साध्वी, एक सांसद जो एम्स में भर्ती है और कांग्रेस का एक प्रवक्ता उस पर 5,000, 10,000, 50,000 का इनाम घोषित करता है, तो इस बात का समर्थन क्या कांग्रेस के नेता करते हैं? एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। आज सोनिया गांधी जी बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और 27 नेता उस पर चिट्ठी लिख देते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी में बवाल हो जाता है। पूरे जो राहुल गांधी वो कहने लगते हैं ये बीजेपी से मिले हुए हैं जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी। तो सोनिया गांधी अगर बीमार होती है और उनको चिट्ठी लिख दी जाती है तो पूरी कांग्रेस में बवाल हो जाता है। और एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद अगर अस्पताल में भर्ती रहती है तो कांग्रेस के नेता उन पे इनाम घोषित करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे कांग्रेस के नेताओं को, और शर्म आना चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं को जो ना पढ़ के आते हैं, ना टीवी को देखते हैं, ना समाचार पत्रों को पढ़ते हैं और बिना सिर पैर की बातें लगातार चैनल पे बैठ के करते हैं। मैं इनको सब अखबार की कटिंग उपलब्ध कराऊंगा जो बाढ़ में साध्वी प्रज्ञा भारती सांसद होते हुए जो जनता के बीच में कौन सा कांग्रेस का नेता किस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गया, कहां पे दिग्विजय सिंह जी ने राहत पहुंचाई, कहां पे पीसी शर्मा ने राहत पहुंचाई, कहां पे आरिफ मसूद ने राहत पहुंचाई, आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए। और जब राहुल गांधी रोते हैं अपनी मां के लिए, उसके लिए तो तुम आवाज उठाते हो, और शादी में जब तुम्हारे कांग्रेस के प्रवक्ता इनाम घोषित करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, मुझे बता दीजिए, जरा बता दीजिए। अजय यादव जी जवाब देना चाह रहे हैं। अजय यादव जी, राकेश जी, अजय यादव जी जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी, अजय यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए शेफाली जी, मैंने राकेश शर्मा जी से 2-2, 4-4 बार पूछा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, हमारी सांसद साध्वी प्रज्ञा जी की 5 उपलब्धियां बताइए 1.5 साल में जो उन्होंने केंद्र सरकार से भोपाल को दी हो। मैं कोई शोर शराबा नहीं करना चाहता हूं, मुझे संयमित रूप से बताइए। अब रही बात पोस्टर लगाने की, स्वास्थ्य की, तो हम तो कामना करते हैं वो स्वस्थ रहें और अच्छे से अच्छा इलाज हो और सरकार उनको विदेशों में भी इलाज करवाए अगर भारत में उनका इलाज ना हो पा रहा हो। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन कोरोना काल में क्योंकि शुरुआत के 3 महीने तक ना उनके स्वास्थ्य की कोई जानकारी घोषित की गई थी, आप स्वयं मीडिया में हैं, 3 महीने के बाद भोपाल की जनता ने कुछ पोस्टर लगाए। आप बताइए क्या भाजपा ने कोई ऑफिशियल जानकारी जारी की थी कि हमारी सांसद एम्स में 3 महीने से एडमिट है, तो जनता अपने सांसद को ढूंढने निकली, तो आप उस पर भी जनता को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन राकेश जी उपलब्धियां तो बताइए, क्या दिलवाया है 1.5 साल में इन्होंने? इस तरह के कुतर्क करने से, जोर जोर से चिल्लाने से काम नहीं चलता। सांसद चुना था हमने भोपाल के विकास के लिए, केंद्र सरकार से योजनाएं दिलवाने के लिए। बताइए कौन कौन सी योजनाएं भोपाल को लेके आई हैं प्रज्ञा जी? राकेश जी का रुख करेंगे अजय जी, लेकिन राकेश जी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा था, बड़े नेता हैं, पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा था मेरा कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा और यहाँ के लोगों की एक आवाज पर मैं खड़ा रहूंगा। वो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आरिफ मसूद के भी काम गिनाइए, विधायक हैं क्षेत्र के, दिग्विजय सिंह के भी काम गिनाइए। आप अपना जवाब पूरा करें, फिर जवाब लेते हैं राकेश जी से। देखिए शिफाली जी, कोरोना काल में तमाम मीडिया और तमाम लोगों ने देखा है, दिग्विजय सिंह जी ने 3 महीने तक लगातार रसोई चलाई, राशन सामग्री बंटवाई। अभी भी बाढ़ के हालात में चाहे कोलार क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण इलाके हो, तमाम जगह दिग्विजय सिंह जी गए और कई जगह उन्होंने अपने स्वयं की तरफ से राहत दी। ये कहीं छुपी हुई चीजें नहीं है, तमाम पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने गए। और दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारने के बाद भी
प्रज्ञा जी से 100 गुना ज्यादा सक्रिय है इस भोपाल के अंदर, जबकि प्रज्ञा जी ने तो 1.5 साल के अंदर 100 कार्यक्रम भी अटेंड नहीं किए होंगे इस भोपाल के अंदर। कोरोना काल में आप कह रहे हैं सांसद निधि दे दी, अरे देश के तमाम सांसदों ने दे दी। सांसद निधि आपकी निधि होती है क्या? वो तो जनता के लिए खर्च करने के लिए निधि होती है, उसमें आपका क्या योगदान है? 1.5 साल से आप क्या वेतन नहीं ले रहे हैं सांसद के तौर पे? उस वेतन के बदले में आपने क्या सेवा करी वो बताइए। वो सेवा के लिए आपने कुछ नहीं किया, केवल अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं और भोपाल के लिए शर्मिंदगी का विषय है राकेश जी कि से जवाब ऐसी ले लेते सांसद हैं। जो बार-बार राकेश जी, भोपाल का सिर राकेश जी, झुकाती है प्रज्ञा जी। अजय जी, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, 5 उपलब्धियां जो अजय जी पूछ रहे हैं। देखिए मुझे तो शर्म आती है। देखिए मैं आ रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी सूची अजय सिंह यादव जी के घर पे मैं पहुंचा दूंगा और आपके चैनल में भी पहुंचा दूंगा। और मुझे कांग्रेस के विद्वान सूची बाद में दे दीजिएगा, जनता भी सुन लेगी। लेना है तो अब ये चिल्ला क्यों नहीं? इनको चुप तो कराइए, इनको चुप तो कराइए, इनको चुप कराइए। ये बेशरमों जैसे चिल्लाने लगते हैं। जब इनका असली चेहरा जनता के सामने आने लगता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। उपलब्धि नहीं है, एक भी उपलब्धि नहीं है। बताइए, चुप करवा दीजिए हमें, उपलब्धि करवा दीजिए, हम चुप हो जाएंगे। अब इनसे बुलवा लीजिए, इनसे चिल्वा लीजिए। अरे झूठ तो आपका, एक भी उपलब्धि नहीं गिनवा पा रहे हैं। एक महिला और एक सांसद, राकेश जी, समय बर्बाद करने का ये तरीका अच्छा है। इनको चुप कराइए, उपलब्धियां बताइए सांसद की, चुप कराइए, सांसद की उपलब्धियां बताइए। हमने तो उनके शरद श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद श्रीवास्तव का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, अजय जी, शरद श्रीवास्तव का रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, लंबे पहले हमने जो शुरुआत में बातचीत की कि जब से प्रज्ञा ठाकुर चुनाव मैदान में उतरी तब से लगातार उनके विवादित बयान आते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई अभी तक उनके ऊपर नहीं हुई। ताज़ा बयान हमारे सामने है। क्या ये एक रणनीति के तहत है? ऐसा तो नहीं है कि पार्टी खुद भी चाहती है कि हिंदुओं को, जैसे हिंदू का ध्रुवीकरण जिस तरह से साध्वी के चेहरे पर होता है, क्या एक रणनीति के तहत ये बयान चल रहे हैं? इस तरह की कोई रणनीति तो नहीं, और उपचुनाव भी सामने है। शरद, देखिए हो सकता है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और तब जब साध्वी प्रज्ञा का नाम सामने आया तो फिर उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही रणनीति मानी गई थी कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो उसकी वजह से केवल भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बन गया था। आप याद करिए कि जब साध्वी प्रज्ञा का नाम अनाउंस किया गया था तो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम जो बड़े विरोधी नेता थे वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसको टिकट दे दिया, तमाम तरीके की बातें हुई। तो उसको बीजेपी ने एक तरीके से कैश कराने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिला। अब जबकि स्थितियां पूरी बदल चुकी हैं, विधानसभा चुनाव आ रहा है, हो सकता है कि उसके संदर्भ में भी ये बात कही जा रही हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक सांसद जब चुन लिए गए हैं, आप भोपाल की सांसद हैं, अस्वस्थता की बात सही है कि अस्वस्थता की बात है। राकेश जी कह भी रहे हैं कि उन्होंने सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए, तो मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको प्रचारित करना चाहिए। अगर राकेश सिंह जी के पास उनके नंबर हो या नाम हो तो वो बता दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारे दर्शकों को भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये कि और ज़्यादा अगर वो बेहतर तरीके से पारदर्शिता से नाम रख दें तो लोगों को उन तक पहुँचने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी और शायद जनता वाकई में अपने आप को उपकृत महसूस करने लगे कि हाँ वाकई में एक ऐसा सांसद चुना है जो 24 घंटे उनकी उपलब्धता उनकी रहती है, चाहे उनकी ना रहे तो कम से कम उनके लोगों की रहती है। तो राजनीतिक बात अपनी जगह हो सकती है, लेकिन एक सांसद का जो काम है या जो होना चाहिए वो तो वाकई में एक दिखना चाहिए। उनकी अस्वस्थता को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर वो राजनीतिक तौर पर इस तरीके की बातें कर सकती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, आप देखिए उनकी बाइट में बाकायदा तालियां बज रही हैं और वो फिर उसके बाद और ज़ोर शोर से बयान देती हैं, तो ये सारी बातें अगर हैं तो फिर जनता के बीच में भी उनके पहुंचने की अपेक्षा कम से कम तो की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल शरद। और अब रुक करेंगे राकेश शर्मा जी का। जैसे शरद को भी आपने हमारे सहयोगी को सुना, सवाल दो तरह के हैं राकेश जी। पहला ये कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत, बहुत अनुशासित, कभी बाहर बातें नहीं आती, विवादित बयानों से भी बचते हैं नेता। उस लिहाज से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनकी सदस्यता भी हाल की है, अभी मतलब वो चुनाव मैदान में उतरी उसके थोड़े ही पहले उन्होंने सदस्यता ली थी बीजेपी की, उनके विवादित बयान क्या पार्टी मुख्यालय या संगठन तक नहीं पहुंच पाते, या ये रणनीति ही है कि साध्वी को बोलने दिया जाए? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल जो शरद ने भी खड़ा किया और बहुत मौजूद सवाल है
कि जनता का मुद्दा तो ये है कि उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो दिक्कतें हैं वो पूरी होती रहें। बयान और नाम से पहले उसे काम चाहिए। देखिए शेफाली जी, लगातार साध्वी प्रज्ञा सिंह जी जनता के बीच जा रही हैं। वो लगातार, मैं कह रहा हूँ कि अभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उनके लगातार दौरे हुए, वहाँ पे लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई, कमिश्नर कलेक्टर से बात करके जहाँ जो व्यवस्था की आवश्यकता थी उसको वहाँ पे उपलब्ध कराया। साथ ही साथ मैं एक जो छोटा सा यक्ष प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब इस देश में कोरोना काल आया तो भारतीय जनता पार्टी के तो समस्त सांसदों ने अपनी सांसद निधि प्रधानमंत्री राहत कोष में दी, क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं ने अपनी उसको सांसद निधि को दिया? उसके बाद 30% हमारे विधायकों ने अपनी राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी, क्यों नहीं कांग्रेस के विधायकों ने आगे के अपनी जो तनख्वाह मिलती है उसमें से 30% दिया? एक और प्रश्न और मैं करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि हर सांसद एक एक गांव को गोद ले, जिसे आदर्श गांव बनाने के लिए अपनी सांसद निधि का उस पर खर्च करे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसदों ने एक गांव गोद लिया, क्यों नहीं कांग्रेस के सांसदों ने लिया? तो एक बात बताइए, सिर्फ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं। 30 सेकंड में अजय जी का जवाब। अजय जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। राकेश जी समय का मैं 30 सेकंड में अजय जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए शेफाली जी, हाथ कंगन को आरसी वाली बात हो गई। प्रज्ञा जी बाढ़ पीड़ितों के बीच में कहीं नहीं गई भोपाल में, पूरा भोपाल जानता है, तमाम मीडिया जानती है। ये तमाम तरह की झूठी बातें करी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सांसद निधि दी, कांग्रेस के तमाम विधायक और तमाम सांसदों ने अपनी निधि कोरोना काल के लिए अपनी वेतन नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं आप। भाजपा के विधायकों ने कोई वेतन नहीं दी, सभी गए, झूठ बोलने का ठेका सभी गए, सभी मीडिया ने देखा है। आप झूठ ले रही है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कोशिश हमारी ये थी कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जिम्मेदारी समझे। सौभाग्य वो तब बनेंगे जब जनता कहेगी कि हाँ वो सौभाग्य है और जनता के काम हो पाएंगे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।